ये ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र के पूरे किताब का निचोड़ लेकर आया हूँ। यह आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड की परीक्षा में भी यह काम आ सकते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न भी आने का चांस है। अतः प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा और सुनिएगा। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। आपका हो गया क, जीविकोपार्जन। 2, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी देश के विकास का स्तर प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर एवं स्वास्थ्य की स्थिति, ये सभी जो है ऑप्शन सही है, अतः इनमें सभी हो जाएगा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है सामाजिक संस्थाएं। ऑप्शन ख। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। अन्य ऑप्शन ख। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन ग। राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। ऑप्शन ख। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक आय का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? तो राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा दी है प्रोफेसर फिशर ने। ऑप्शन ख। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। तो ऑप्शन हो जाएगा घ। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग आपको चांदी और सोने का हुआ है। ऑप्शन ख। अगला, भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारत में लेखा वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ऑप्शन ग। अगला प्रश्न, भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीति 1990 से 91 में हुई। ऑप्शन क। सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन ख, दादा भाई नौरोजी। हमारे रहन सहन को किस प्रकार की आय प्रभावित करती है? तो हमारे रहन सहन को प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करती है। ऑप्शन ग। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का कार्य करती है। ऑप्शन मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? तो मुद्रा की यह परिभाषा हर्टले विदर्स ने दी है। ऑप्शन घ, हर्टले विदर्स। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता है? तो हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता है। ऑप्शन ख। पूंजी का निर्माण कैसे होता है? तो पूंजी का निर्माण बचत द्वारा होता है। ऑप्शन ग। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है?
तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन ग। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 3, ऑप्शन क। ये 3 कौन है? वर्तमान में 2 ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार। पहले जो है एक मध्य बिहार भी था, लेकिन वर्तमान में 2 ही हैं, उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वित्त संस्थागत स्रोतों में व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण है। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 में हुआ, ऑप्शन घ। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन क। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की विकास बैंक की स्थापना कब हुई? जिसे कि इंग्लिश में नाबार्ड भी बोलते हैं। नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, ऑप्शन ग, 1982। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक 12 हैं, ऑप्शन ख। अब ये बैंक कौन कौन है? तो देखिए आगे, ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, जिसके साथ की सिंडिकेट बैंक और ये दोनों एक साथ विलय हो गए, इसलिए कम गए। पूर्व में 21 थे, जो कि कम होकर 12 हो गए, और वह जो है विलय आपको हो गया कौन? केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक। आइए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक विलय हो गया, दोनों एक साथ। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक एक साथ विलय हो गया। इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जिसके साथ ही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक दोनों विलय हो गया। यह पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय हो गया। आगे, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक भी विलय हो गया। ये सब एक साथ हो गए, जिससे कि हमारा जो है बैंक 21 होकर 12 हो गए। आगे, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में, ऑप्शन क, 1969। बिहार में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक हैं? तो बिहार में केंद्रीय सहकारी बैंक है 23, ऑप्शन ग। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, ऑप्शन ख। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा किन स्रोतों से प्रदान की जाती है? तो इन्हें जो है गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। एटीएम का क्या अर्थ होता है? तो एटीएम का अर्थ होता है स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन ग। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, ऑप्शन ख। केंद्रीय सहकारी बैंकों की का संगठन किस स्तर पर होता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन जिला स्तर पर होता है, ऑप्शन घ। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को, ऑप्शन ग। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र के, ऑप्शन ख।
किस आय वर्ग वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? तो यह है 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष। आगे, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। ऑप्शन क। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ख। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किन संसाधनों का विकास अधिक आवश्यक है? तो सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मानव संसाधनों का विकास अति आवश्यक है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि यह जो है बढ़ जाएगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? तो वैश्वीकरण से संपन्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ख, संपन्न वर्ग। ऑप्शन ख। अब आइए आगे चलते हैं। वैश्वीकरण नीति के मुख्य कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण नीति के मुख्य अंग है 4। ऑप्शन घ। ये नीति कौन कौन है? तो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार अवरोधों में कमी करना, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, श्रम एवं मानव संसाधनों की मुक्त गतिशीलता, ये 4 नीति हैं। आगे आइए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी 1991 में। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? तो सर्वप्रथम अमेरिका में इसकी घोषणा हुई। ऑप्शन ख। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक राल्फ नादर माने जाते हैं। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन घ। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कब कर दिया गया? तो यह जो है 1995 में। ऑप्शन ग। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1993 में। ऑप्शन ख। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन ग। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक तथा 1 करोड़ रुपया से कम हो तो उपभोक्ता किस फोरम में शिकायत करेगा? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपके अपने साथी भी इसे
इसका महत्व को जान पाएंगे और उसे अपने आगे जो है इसकी पढ़ाई मुफ्त में जारी कर सकते हैं, उन्हें इसका फायदा मिल जाएगा। अब आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर है राज्य आयोग। अगला, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो विद्यार्थियों, सूचना का अधिकार है वैधानिक अधिकार। ऑप्शन घ, वैधानिक अधिकार। और अब जो है इसी के साथ हमारा आज का यह सेशन समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं इसी प्रकार का प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूंगा।